उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। कहा जाता है कि देश की दिशा और दशा दोनों यूपी ही तय करता है और यूपी की बागडोर संभालना आसान नहीं है। 8 साल से संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। पहले महंत हैं देश के जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। कई विषयों पे बात होगी, जैसे बुलडोजर, गवर्नेंस, औरंगजेब और उनकी पर्सनल एम्बिशन और उनकी पर्सनल फिलॉसफी। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीटीआई से बात करने का। नमस्कार। धन्यवाद जी। और आपको बधाई, 8 साल आपके पूरे हुए इस आपकी सरकार को बहुत बहुत बधाई उसके संदर्भ में भी। और उसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, 8 साल जो आपके बीते हैं, कई पहलुओं में यूपी की छवि बदल गई है 8 सालों में और एक तरह से यूपी गवर्नेंस मॉडल की चर्चा हो रही है। तो आगे चलकर जिस तरह से 2014 के चुनाव के पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, उस तरह से अगले चुनाव में 2029 के चुनाव में क्या आप चाहेंगे कि यूपी मॉडल, यूपी गवर्नेंस मॉडल की बात हो? देखिए, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी चुनौती भी उत्तर प्रदेश के सामने थी। ये चुनौती प्राकृतिक कम, कृत्रिम ज्यादा थी। जिन लोगों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया है, ये कृत्रिम चुनौती उनके कारनामों की परिणति थी, जिसका परिणाम था कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश हर एक क्षेत्र में पिछड़ता गया। चाहे वह गवर्नेंस का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने का रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो या डेवलपमेंट का रहा हो, एम्प्लॉयमेंट का रहा हो, हर एक क्षेत्र में सब देखने को मिल रही थी। और 2016-17 तक तो ये स्थिति आ गई थी कि पहचान के एक गंभीर संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा था। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में आगमन के बाद लोगों के मन में एक उत्साह था, उमंग था, लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो भी लागू करती, राज्य के अंदर तत्कालीन सरकार उसको लागू ही नहीं होने देती थी। और अंततः 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी और आज परिणाम सबके सामने है। पिछले 8 वर्ष में जो काम 70 वर्षों में पिछली सरकारों ने नहीं किया या करने में विफल थे, इन 8 वर्षों में उसको प्राप्त करने में काफी हद तक हमें सफलता प्राप्त हुई। और खासतौर पर अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अगर आप देखें 1947 से 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ये 12 साढ़े 12 लाख करोड़ के आसपास झूल रही थी और ये देश के अंदर छठी सातवीं अर्थव्यवस्था थी। आज इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ पार कर चुकी है और ये देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब ये देश आजाद हुआ था
उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज के बराबर थी। आज 2016-17 में आते आते वो देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 1/3 रह गई थी। आज हम इसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफल हुए हैं और मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा और उत्तर प्रदेश की जो यहाँ की पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज के बराबर फिर आने में सफल होगी। और उस दिशा में जो प्रयास आज डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आपने कहा बहुत शीघ्र ये होने वाला है, कुछ टाइमलाइन देंगे कि कितने देखिए वर्षों में? हम लोगों ने एक टाइमलाइन तय की है और उस टाइमलाइन के अनुसार हम लोग अलग अलग सेक्टर पे जो काम कर रहे हैं हम लोग ये मानते हैं कि 2029-30 में उत्तर प्रदेश उसको अचीव करने में सफल होगा। आप धर्म के क्षेत्र में भी रहे हैं, अभी भी हैं, राजनीति में भी हैं। आप अपने आप को कहाँ सब बहुत सहज तरीके से अपने अपने आप को मानते हैं? देखिए हम लोग धर्म के पक्ष को उसे हम सीमित दायरे तक कैद करके रखते हैं और राजनीति को भी हम चंद मुट्ठी भर लोगों की कैद में रखते हैं। सारी समस्या वहीं से खड़ी होती है। राजनीति अगर स्वार्थ के लिए है तो वह समस्या देगी, राजनीति अगर परमार्थ के लिए है तो वह समाधान देगी। हमें तय करना होगा कि हमें समाधान का रास्ता अपनाना है या समस्या का रास्ता अपनाना है और मुझे लगता है धर्म भी यही है। धर्म जब स्वार्थ के लिए होता है, आत्मकल्याण के लिए होता है तो वह नई नई चुनौतियां देगा, नई नई समस्याएं देगा। और जब परमार्थ के लिए व्यक्ति अपने आप को होम करता है, अपने आप को समर्पित करता है तो नए नए रास्ते सुझाएगा, वो प्रगति के नए रास्ते सुझाएगा। भारत की परंपरा में भारतीय मनीषा ने धर्म को स्वार्थ के साथ नहीं जोड़ा है। उसके दो हेतु बताए हैं कि सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना, विकास के मार्ग को प्राथमिकता देना और ये लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन के लिए मोक्ष की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना। तो यहाँ तो दोनों का उद्देश्य ही सेवा का है, तो सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना मुझे लगता है वह एक राजनीति एक प्लेटफॉर्म है और उस सेवा भाव को आगे बढ़ाने के एक प्लेटफॉर्म के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उसके परिणाम जब भी निष्काम कर्म की भगवान श्री कृष्ण की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के भाव से होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे बहस करना चाहता हूँ। हर मनुष्य का एक प्राथमिक भूमिका होती है। आप अभी सीएम की चेयर में बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो आप राजनीति संभालते हैं, गवर्नेंस संभालते हैं। लेकिन जब आप हट के अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप धार्मिक व्यक्ति ज़्यादा हैं। आपकी प्राथमिक भूमिका क्या है? मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूँ, अपने को विशिष्ट नहीं मानता और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूँ। एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। आप 8 साल पूरे कर चुके हैं यूपी के सीएम के तौर पे। सबसे लंबा समय किसी सीएम ने बिताया है। तो इन 8 सालों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या? आप 3 अगर गिनेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट के लिए स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है। भारतीय दृष्टिकोण विकास का एकांकी पक्ष लेके नहीं चलता है, उसके समग्र पक्ष को लेकर के समग्र विकास पर फोकस करता है। समग्रता की उस व्यवस्था को ही हमने स्वीकार किया है जीवन के हर एक पक्ष को। और ये सौभाग्य है कि ऐसे कालखंड में हमें उत्तर प्रदेश की बागडोर को
देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है जब इस देश की लीडरशिप, इस देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हमें उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने में सफल हुआ है। यही प्रदेश था जिसके सामने 8 वर्ष पहले पहचान का संकट था। आज वो पहचान के संकट से उभरा है और उत्तर प्रदेश के नाम पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर दिशा में आगे बढ़ा। आज आप देख रहे होंगे, आज ईद है, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। कोई पर्व और त्योहार है शांतिपूर्ण तरीके से, ये पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के होते हैं। 17 के पहले क्या था, कोई पर्व और त्योहार आता था, लोगों में आशंका आने लगती थी, पता नहीं इस बार क्या हो जाए। लेकिन ये आशंकाएं बंद होनी चाहिए, पर्व और त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाएं। इसको लेकर के हर सरकार को इसे अपने प्राथमिकता को में लेना चाहिए। दुर्भाग्य पिछली सरकारें नहीं ले पाई, हमने लिया। परिणाम क्या है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आज अपनी प्राथमिकता तय किया है, डेवलपमेंट को, वेलफेयर को, राज्य के समग्र विकास पर अलग अलग पक्षों को, जो जिस क्षेत्र में है उसमें बेहतर करने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने आगे बढ़ाया है। और हर एक क्षेत्र में, क्या कृषि के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या युवाओं में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने को लेकर के हुई है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुआ है, क्या एमएसएमई के क्षेत्र में, या अलग अलग सेक्टर में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, शहरीकरण का मामला हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नए गोल अचीव किए हैं और अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। और मेरा मानना है कि आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई लगभग 3 दर्जन ऐसी स्कीम, जिसमें 17 के पहले उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी माना जाता था, आज वह नंबर 1 पर है या टॉप 3 के अंदर वह यूपी आज के दिन पर उनमें है। हर लीडर, हर नेता जो है, जो उच्च दर्जे का नेता है, वो एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। एक चाहत होती है कि मुझे आने वाली पीढ़ियां इस तरह से मुझे याद करें। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे याद क्यों करेंगे, मैं तो वर्तमान में ही हूं। नहीं, आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। देखिए, 100 साल के बाद में आपका नाम नहीं, हमारे जो काम होंगे ये आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरणीय होंगे। आप अपने काम से जानना चाहेंगे? काम से, ये काम से पहचान होनी चाहिए, नाम से नहीं। जी, चलिए मैं ही बोल देता हूँ आपको किस तरह से आप लोकप्रिय किस तरह से हुए हैं। आपके जो समर्थक हैं वो, क्योंकि आपने इतना विकास किया है यूपी में, तो आपको विकास पुरुष कहते हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है और एक तरह से बुलडोज़र जो आपने इस्तेमाल किया है उसमें आपको बुलडोज़र बाबा भी कहते हैं और हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो आप इन तीनों में से कौन से मुद्दे पे आप सबसे ज़्यादा जानना चाहेंगे? देखिए, कौन व्यक्ति क्या बोलना चाहता है उस पर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि हर हाल में लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और एक शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए, और कानून का राज की पहली शर्त है सुरक्षा, और उसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के अनुसार हमने जो यूपी की आवश्यकता थी वही हमने यूपी के अंदर लागू किया। ये बुलडोज़र जो है वो काफ़ी चर्चा में है और एक तरह से ये आपने एक मॉडल बना दिया है, बुलडोज़र मॉडल, जो कई और राज्यों में, कम से कम बीजेपी के राज्यों में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप अपनी उपलब्धि समझेंगे इसको? देखिए, उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पसंद नहीं आया बुलडोजर का मामला। यूपी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अप्रिशिएट किया। यूपी ने जो चीजें तय की थी, और यूपी जो भी कार्यक्रम करता है टू द गाइडलाइन तय करता है, और यूपी ने जो प्रोसीडिंग अपनाई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा था कि यूपी के इसी प्रकार की प्रक्रिया को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। एक मामले में नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यूपी गवर्नमेंट को नोटिस पहुंचा था। नहीं, ऐसा कोई यूपी का मामला नहीं था। यूपी से जुड़े हुए मामले थे भी नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों में बीजेपी की तरफ से एक पहल हुई है सौगात मोदी, जिसको मुस्लिम समाज को साथ लेने की बात कही गई है, और दूसरी तरफ ऐसे बीजेपी के कुछ नेताओं से कुछ ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिसमें एक तरह की धमकी नज़र आती है मुसलमानों के खिलाफ। तो अगर मुसलमान को पास लाना है, उनके साथ राजनीति करनी है, तो आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने 2014 में आने पर सबका साथ और सबके विकास की बात की, और उसी के अनुसार डेवलपमेंट भी, वेलफेयर की स्कीम भी सबके लिए लागू किया। किसी के साथ भेदभाव हुआ? जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मेरा ये मानना है जितने भी 4 करोड़ लोगों को आवास मिले, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन चले गए, करोड़ों घरों में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन बांटे गए, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना और तमाम अन्य स्कीम में लोगों को तमाम प्रकार के लाभ मिले हैं। क्या किसी की जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा पूछी गई? किसी के साथ नहीं पूछी गई। और इसमें लाभान्वित होने वाली जो सर्वाधिक संख्या वो मुसलमानों की है। तो भेदभाव कहां हुआ है? कहां से भेदभाव हुआ है? देखो, इस सोच का नजरिया है, स्कीम को उन तक पहुंचाया जा रहा है बिना भेदभाव के। हमने तो किसी की जाति नहीं देखी। उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मुसलमान है। इन सभी वेलफेयर स्कीम में उन्होंने 35 से 40% उसका लाभ प्राप्त किया है। तो रोका तो नहीं गया किसी का, उसका चेहरा देख के तो योजना का लाभ नहीं दिया गया, जो जरूरतमंद था उसको दिया गया। हां, हमने तुष्टीकरण नहीं किया, तुष्टीकरण नहीं किया, अपीजमेंट नहीं किया। हाँ, ये अपीजमेंट से हम लोग हमेशा अपने को अलग करते हैं। और इसके लिए बोलना कि भाई जरूरतमंदों को, सभी भारत का नागरिक है, उसको शासन की हर सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, और एक वेलफेयर स्टेट की यही परिकल्पना भी है, और उसी को मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर दिया जा रहा है। अब कोई ये बोले कि साहब हम तुष्टीकरण नहीं होने देंगे, तो कहां से भड़काऊ बयान है? जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सबको समान रूप से पहुँच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेता, जैसे अब मेरठ में जो हुआ, उन्होंने किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा ठीक उसको। तो बोला है, हाँ, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के
और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया है। हमारे देश में चुनाव चलते रहते हैं, हर साल एक दो चुनाव तो होते ही रहते हैं, और हर चुनाव में आपको प्रचार के लिए आप जो बुलाते हैं, सबसे पॉपुलर सीएम आप हैं, हर जगह आप जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि आपकी पॉपुलैरिटी किस वजह से हुई है? देखिए, मैं ही नहीं जाता हूं, हमारे सभी नेतागण जाते हैं, सभी मुख्यमंत्री गण जाते हैं। जितना आपको बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते? देखिए, सभी लोग जाते हैं, कोई हर एक की अपनी सीमा है, हर एक का अपना वो भी है, समय निकालने पे भी निर्भर करता है, अन्य जगह व्यस्तता भी हो सकती है। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हम भी बुलाते हैं सभी को, हमारे यहाँ सभी नेता आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पार्टी का अपना एक कार्यक्रम होता है, पार्टी की अपने एक व्यवस्था होती है, पार्टी की व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जाते हैं, सभी लोग उसमें। लेकिन जो आपकी जो अपील है राष्ट्र भर में, आप जहाँ भी जाते हैं बहुत भरी संख्या में लोग आते हैं आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। ये आप योगी हैं इसीलिए आते हैं या कुछ और कारण हो सकता है? नहीं, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 17 के पहले जिन लोगों ने जो अनुभव किया होगा, 17 के बाद उनको ज़्यादा परिवर्तन नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए इसको भी देखने के लिए एक उत्साह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देश भर के श्रद्धालु आते हैं, देश भर के नागरिक आते हैं, तो इस परिवर्तन के नाते ही बुलाते होंगे। तब जब आप हैदराबाद जाते हैं तो हैदराबाद के लोग देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ वो किसने किया, क्यों नहीं, कैसा लगता है वो क्यों नहीं आदमी? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आप आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं रखते, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आप आरएसएस के चहेते बन गए हैं या आरएसएस आपको बहुत पसंद करने लगी है, इसका कारण क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है और स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक मॉडल भी है। राष्ट्रनिष्ठा कैसे होती है, ये देखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से लोग सीखें। और राष्ट्रनिष्ठा का बिना किसी सरकार के सहयोग के या सरकारी सहयोग की अपेक्षा के अनवरत चलने वाली उस प्रक्रिया का हिस्सा है, और 100 वर्षों से निरंतर एक संगठन इस पे लगा हुआ है। लाखों स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो अद्भुत उदाहरण है दुनिया के अंदर, दुनिया को सीखना चाहिए। और जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको जाके उनकी शाखाओं में जाकर के देखना चाहिए कैसे राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए कैसे वहां पर एक निश्चित प्रक्रिया के साथ इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे उनका भी कल्याण होगा, उनके परिवारों का भी कल्याण होगा, और अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो देश का भी हो सकता है कल्याण हो जाए। ये तो आपने आरएसएस की प्रशंसा कर दी, लेकिन आरएसएस आपको क्यों चाहता है ये नहीं बताया? देखिए, आरएसएस के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है। आरएसएस के लिए जो भारत के प्रति निष्ठावान होगा वो आरएसएस उसको पसंद करेगा, जो भारत के प्रति निष्ठावान नहीं होगा आरएसएस उसको रास्ते पे लाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा ही दे सकता है। आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं, यूपी और योगी मिला के उपयोगी कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कभी न कभी।
तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे इसी है, और इसका भी एक समय सीमा होगी। आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरे। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा। जी। वक्फ अमेंडमेंट बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में आने वाला है और यूपी में वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल किसी प्रकार का विवाद उत्पादित कर सकता है? देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे ये कहते हैं? हैं ना, ये आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज फायदा उठा रहा है। देखिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। और मुझे लगता है देखेंगे, गवर्नमेंट तो अवेयरनेस पैदा कर ही रही है और करती भी है। महाकुंभ संपन्न हुआ, बहुत शानदार रहा, और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 66 करोड़ लोग श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो कि
देश की आबादी का आधा है करीब। तो महाकुंभ के 45 दिनों में आपको सबसे बड़ी चुनौती कब लगी, कैसे लगी? देखिए, हर अच्छा कार्य सकुशल संपन्न होना एक चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती को चुनौती न मान करके अगर हम उसके पार्ट बन जाते हैं तो वह हमें स्वयं आगे बढ़ाने में मदद करती है। महाकुंभ के बारे में देश और दुनिया में जो आकर्षण बढ़ा वो हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। हम ये मानते थे कि 40 करोड़ तक श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, क्योंकि 2019 में प्रयागराज कुंभ के साथ जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु वहां आए थे। इस बार हम लोगों ने 40 करोड़ का एक मान करके 45 दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग ये मानते थे कि 6 स्नान है, उन 6 मुख्य स्नान में से 3 अमृत स्नान है। मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है और बसंत पंचमी है। 3 स्नान अन्य इसके साथ जुड़ेंगे, पौष पूर्णिमा का, माघी पूर्णिमा का और महाशिवरात्रि का। 3 अमृत स्नान में जो संख्या होगी, यह मेरा अनुमान था कि 3 से 5 करोड़ के बीच में प्रतिदिन होगी। जैसे मैं मानता था मकर संक्रांति के अवसर पे 3 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आएंगे, 3.5 के आसपास आए थे। मौनी अमावस्या पे मैं मानता था 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ी तो 28, 29, 30 इन 3 दिनों में, यानी मौनी अमावस्या 2 दिन गई थी, 28 की सायंकाल से लेकर के और 29 की सायंकाल तक चला। तो मैं मानता था कि कुल 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु वहां आए। और फिर बसंत पंचमी के अवसर पर हमारा था तो लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु उस समय आए थे, तो उतना ही वहां पे था। शेष दिनों में हमारा था कि 1 करोड़ के आसपास है, उससे कम रहेगी, लेकिन हम देखते थे कि 29 के पहले ये एवरेज अन्य दिनों में 60 लाख 70 लाख के आसपास चल रही थी। लेकिन 30 जनवरी के बाद अचानक इसमें वृद्धि होनी शुरू हुई। ये 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ पहुंच गई। तो हमारी जो व्यवस्था थी वह तो 40 करोड़ के लिए थी। पार्किंग का स्पेस, अन्य जो सुविधाएं थी, उसमें हमें थोड़ा वहां पे रेलवे स्टेशन में जो होर्डिंग एरिया थे, बस स्टेशन पर जो होर्डिंग एरिया थे, अन्य जनपदों में, क्योंकि जब यहाँ भीड़ होती थी तो हमें अगल बगल के जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके लोगों को रोकना पड़ता था, श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता था। और फिर जो श्रद्धालु प्रयागराज आ रहा था वो विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर जाता था, बाबा विश्वनाथ धाम काशी जाता था, अयोध्या आता था, गोरखपुर जाता था, चित्रकूट जाता था, नैमिषारण्य जाता था या मथुरा वृंदावन जाता था। तो यहां का जो प्रेशर था वो प्रेशर हमें उन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि पहले तो होता क्या था, कुंभ का आयोजन होता था तो कुंभ के आयोजन में लोग केवल यहीं पे प्रयागराज आकर के निकल जाते थे। लेकिन इस बार 5 नए आध्यात्मिक सर्किट बने हैं यूपी के अंदर कुंभ के बहाने, महाकुंभ के बहाने। एक प्रयागराज से प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और काशी। दूसरा प्रयागराज से अयोध्या, गोरखपुर। तीसरा प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर, संत तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर और चित्रकूट का। चौथा प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का। और पांचवा लखनऊ से वृंदावन, मथुरा के तीर्थों के साथ साथ सुख तीर्थ का। ये सभी जगह श्रद्धालुओं के पार भीड़ थी, तो उन सबके लिए व्यवस्था वहां भी देखना,
उसी प्रकार की सुविधाएं वहां उपलब्ध करवाना। दूसरा है, जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सामने टारगेट दिया था कि कुंभ दिव्य और भव्य बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वच्छता और सुरक्षा के साथ साथ हमें उसको डिजिटल फॉर्म में भी लाना होगा। जैसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए स्वच्छता पे ध्यान देना होगा, इसके लिए प्रशिक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना होने पाए इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम, सुरक्षा के लिए केवल पुलिस को लगना है रूटीन ड्यूटी नहीं करनी, उसके बिहेवियर में चेंज हो। ये कैसे होगा, इसके लिए प्रशिक्षण देना होगा। प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मैपिंग हो सके, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप एक एक को हेड काउंट कर सकें, किसी भी ऐसी घटना को जो सुरक्षा में सेंध लगा सके, लगाने की फिराक में हो, उसको चिन्हित कर सकें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का इस्तेमाल करते कैसे कर सकते हैं, इसके लिए काम करना। तो इन चीजों को पहली बार कुंभ में इस्तेमाल किया गया, महाकुंभ के आयोजन में इसका इस्तेमाल किया गया और परिणाम सबके सामने है। एक एक हेड को काउंट करने की हमारे पास तकनीक आई, जो इससे पहले कम हुआ करती थी। स्वच्छ कुंभ देखने को मिला, जो भी आया उसने कुंभ में स्वच्छता की और पुलिस के व्यवहार की तारीफ की। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें होने के नाते 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं को जो भूले भटके थे, अपने परिवारजनों से बिछड़ गए थे, उनके घरों तक, घर वालों तक पहुंचाने में मदद भी मिली। तो ये सारी चीजें देखने को मिली और मेरा मानना है कि अच्छे कार्य में चुनौती तो आएंगी, लेकिन जब चुनौती का फेस करके हम आगे बढ़ते हैं तभी सफलता का मजा भी। एक चुनौती बहुत बड़ी आई थी जब जो हादसा हुआ था, जो भगदड़ का हादसा हुआ था, तब आपको लगा कि ये क्या हो गया, ये तो। देखिए, वह दुखद घटना थी, लेकिन श्रद्धालु जनों ने, पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। आपने देखा होगा, रात्रि को घटना घटित होती है 28-29 की रात्रि को। उस समय कुंभ क्षेत्र में और प्रयागराज सिटी के अंदर भी मिलाकर के लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर घटना घटित होती है। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाने से लेकर के घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया। अक्सर होता है जब कोई घटना घटित होती है तो लोग उत्तेजित होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नहीं, उसके विपरीत सभी ने बहुत अच्छे सहयोग से उन्हें हॉस्पिटलाइज पहुंचाया। फिर हॉस्पिटल में जो घायल थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं भौचक था कि उन लोगों ने जो मुझे वहां वो लोग कहते थे कि साहब, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, तो जो है हम लोग स्नान करके लेटे हुए थे। अच्छा, हमें पुलिस ने 1-2 बार उठाया भी, लेकिन फिर हम इस मोह में कि साहब अभी जब अखाड़े जाएंगे 4 बजे से स्नान करने के लिए, तो उनके साथ अखाड़े के साथ हम भाग ले लेंगे। उसमें हम लोग इस धोखे में, इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इसमें आप किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करना। अरे हमने कहा देखो, पहले जांच होने दीजिए, आप पहले स्वस्थ होइए। खैर, मुझे ये लगा कि भाई दुखद मौत 29 लोगों की हुई, लेकिन बाकी शेष जो लोग घायल थे उन सब को सकुशल उनके घरों तक, उनके परिवारजनों तक पहुंचाने में। विपक्ष का कहना है कि 30 जो है वो बहुत कम है और कोई साजिश है कि नंबर को आपने देखिए, सप्रेस किया है। विपक्ष को तो हर एक चीज में देखिए, विपक्ष तो जब हम महाकुंभ के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे तब भी वह आरोप लगाता था, जैसे कि इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्यों। आप मुझे बताइए, अगर विस्तार नहीं देते क्या इतना बड़ा आयोजन हो पाता। फिर हमने जब पेंटून ब्रिज लगाए, 30 पेंटून ब्रिज बनाए। आप याद करिए 2013 में जब कुंभ का आयोजन था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुल मुझे लगता है कि 12 से 15 पेंटून ब्रिज लगाए थे। कोई भी उन्होंने वहां पे
अस्थायी घाट नहीं बनाया था, कोई कॉरिडोर नहीं बनाए थे, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी थी जिससे श्रद्धालुजनों को स्वच्छता के बारे में या वहाँ की सुरक्षा के बारे में बेहतर अनुभव लेकर के जाएं। अविरल और निर्मल गंगा मिले, इसके लिए भी कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। पहली बार इन सब का आनंद लोगों ने लिया, तब भी ये लोग उंगली उठा रहे थे और इनकी मानसिकता उसी से समझी जा सकती थी कि ये मानते थे कि सैकड़ों में मौतें हों, क्योंकि इनके समय में मौतें उसी प्रकार से होती थी, उसी प्रकार से होती थी। याद करिए 1954 को लगभग 1000 मौतें हुई थी। याद करिए 74 के कुंभ को सैकड़ों में मौतें हुई थी, 86 में सैकड़ों मौतें हुई थी। तो ये लोग उसकी पुनरावृत्ति चाहते थे, लेकिन सरकार के इंतजाम और पब्लिक का सपोर्ट सभी को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करता है और उन्हें कुछ लोगों की दुखद मौत हुई, शेष लोग सुरक्षित उनके परिवारजनों को सौंपे गए। एक प्रश्न है योगी जी, पिछले चुनाव के लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें ये कहा गया कि कैंडिडेट्स के चयन में आपकी सलाह नहीं ली गई और उसकी वजह से राजपूत नाराज़ हो गए और बीजेपी की जो संख्या जो है वो कम हो गई। क्या इसमें कोई सच्चाई है और क्या आपके कोई मतभेद हैं केंद्रीय लीडर्स के साथ? देखिए, मतभेद होने की बात ही कहाँ से आ जाती है। मैं आखिर यहाँ पे पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूं? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। जब आपको मुख्यमंत्री चुना गया 8 साल पहले, तो आपने बयान दिया था कि आप जो भी हैं, आप जो इस पद पर पहुँचे हैं, वो मोदी जी और जो केंद्रीय जो नेता हैं, उनकी वजह से आप पहुँचे हैं। उनके हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ आपको सिखाया, राजनीति सिखाई और तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब 8 साल के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस है और इतना आपने कामयाबी हासिल की है, तो आप अपना रिश्ता किस तरह देखते हैं मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और बाकी केंद्रीय नड्डा जी के साथ? जो 8 साल थे पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं वो, और लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। जी। ये आप कहते हैं कि यूपी में 80-20 की लड़ाई है, इसका क्या मतलब है? 80-20 की लड़ाई, ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए हैं। 2017 में जो परिणाम आए थे, 2022 में जो परिणाम आए। तो हम तो यही मानेंगे कि 80 जो है वो हिंदू हैं और 20 जो हैं मुसलमान हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं, स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है। देखिए जो 80 जो हैं वो भी बटे हुए हैं, कोई बटा नहीं है, कास्ट के बेसिस पे बटे हैं। देखिए ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन यूपी के अंदर अभी बाई इलेक्शन हुए थे 10, और 10 के 10 इलेक्शन में से 8 बीजेपी जीती है और 2 समाजवादी पार्टी जीती है। तो मैंने पहले कहा ना 80-20 की लड़ाई है। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या आपको दे सकते। लेकिन उसमें आपने ये भी कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो और वो महाराष्ट्र में कटेंगे में नहीं, देखिए बटेंगे कटेंगे इस परिप्रेक्ष्य में था कि इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं होता है। इतिहास की हर एक घटना हमारे लिए एक प्रेरणा भी होनी चाहिए और एक सबक भी होना चाहिए। बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं, आप क्या चाहेंगे कि यूपी से बने? देखिए ये हमेशा यूपी के रहे राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है और उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चुनाव होगा और उस दिशा में वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसमें किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्पेस नहीं है। एक, और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं।
जी। एक कांग्रेस के ऊपर सवाल है। एक टाइम था जब कांग्रेस का गढ़ था, उत्तर प्रदेश जो है कांग्रेस का गढ़ था। अब कांग्रेस जो है छोटे भाई के रूप में देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कभी अपनी सपोर्ट बेस वापस ला पाएगी? देखिए, कांग्रेस जिस रास्ते पे जा चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि उसके सामने अब कोई आगे पनपने या बढ़ने की कोई संभावना बची हुई है। अपने मूल से जब कोई भटक जाता है, अपने मूल्यों से जब कोई भटक जाता है, तो उसके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होता है, और वह सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस आपके सामने है। याद करिए, देश की आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस भारत की आत्मा के रूप में देश की जनता ने उसको उस समय माना, और स्वतंत्र भारत में इन्होंने खिलवाड़ करना शुरू किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में पहला संशोधन इन्होंने पहले तो मीडिया का गला घोंटने को लेकर के किया, फिर कश्मीर में धारा 370 को जबरन घुसेड़ करके किया, फिर लगातार देश के अंदर ऐसे कार्य करते रहे, और 1976 आते आते श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो संविधान का गला ही घोंटने का काम करने का किया था। ये लगातार कांग्रेस आज उस दिशा में गई। इसने मुद्दों के समाधान के बजाय समस्याएं देश को ज्यादा दी। जैसे मोदी जी आए, अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो गया। ये काम 1950 में भी हो सकता था, 1952 में भी हो सकता था, उसके आगे की सरकारों में भी हो सकता था। ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि भारत की आस्था को इन्हें कोई चिंता नहीं थी। 3 तलाक की कुप्रथा पर पहले भी रोक लग सकती थी, ये मोदी जी ने किया। धारा 370 ये पहले भी समाप्त हो सकती थी, लेकिन ये भी मोदी जी ने किया। तो जब कांग्रेस अपने मुद्दों से ही भटक चुकी है, अपने मूल से ही उसका संबंध विच्छेद हो चुका है, तो पब्लिक क्यों सपोर्ट करेगी कांग्रेस को? तो जो कांग्रेस का जो पतन हो रहा है, इसमें राहुल गांधी का कितना बड़ा हाथ होगा? मैं क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस के वे लोग भी हैं जो कांग्रेस की नीतियों को तय करते हैं और कांग्रेस का एजेंडा सेट करते हैं। आपको लगता है कि हिंदी को पूरे देश की एक भाषा बनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा बननी चाहिए हिंदी? देखिए, भारत हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी इच्छा भी है और पूरे देशवासियों की भी इच्छा होती है। लेकिन भारत ने त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया है, और त्रिभाषा सूत्र ही देश के अंदर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। और हर एक भाषा की अपनी विशेषता है, उसकी विशिष्टता भी है, और नेशनल इंटीग्रिटी का ही आधार बनती है। उसकी अपनी लोक परंपराएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी विधाएं आपको मिल जाएंगी जो देश की विविधता को और मजबूती प्रदान करेगी। तो मुझे लगता है कि चीजें, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने काशी में काशी तमिल संगमम के माध्यम से किया, जहां पे देखिए संस्कृत और तमिल दो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषाएं हैं, और उसका कितना अद्भुत कार्यक्रम होता है काशी में। उसका 3रा संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, और जो भी आता है अद्भुत होता है यहाँ आकर के देख करके। लेकिन जो अगर आप किसी तमिल से पूछें, तमिल भाषी से पूछें या तेलुगु भाषी से पूछें, तो वो कहते हैं कि हिंदी ही क्यों नेशनल इंटीग्रेशन का लैंग्वेज बन सकता है, दूसरा कोई लैंग्वेज क्यों नहीं बन सकता, दूसरी भाषा क्यों नहीं बन सकती? नहीं, सभी बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती हैं? तमिल भी बन सकती है, तेलुगु भी बन सकती है, मलयालम भी बन सकती है, कन्नड़ भी बन सकती है, बंगाली भी बन सकती है, मराठी भी बन सकती है, और सभी बन रही हैं। हाँ, तो हम हिंदी पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? ये सभी, हिंदी पे जोर नहीं दिया जा रहा है, एक राजभाषा के रूप में उसके उपयोग के लिए। और मैं तो कहता हूं भाई, यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, नए लोगों को रोज जॉब क्रिएट हो रहे हैं।
जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वो एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। आपका इशारा स्टालिन की तरफ है। कोई भी हो, वे वही कर रहे हैं और यही कारण है कि वे राज्य धीरे धीरे करके पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका स्टालिन का ये भी, उन्होंने धमकी भी दी है कि वो आंदोलन करेंगे अगर ये ऐसा चलता रहा, तो इससे तो देश देखो, टूटेगा। उनके पास कोई मुद्दा दूसरा तो है नहीं, उनके पास कोई दूसरा मुद्दा तो है नहीं। इसी प्रकार की भावनाओं को भड़का करके ये लोग अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं। एक सवाल है इतिहास पे और राजनीति पे भी। आजकल राजनीति में इतिहास के बहुत चर्चे हो रहे हैं, जैसे औरंगजेब का जो कब्र है, राणा सांगा, जो उनको मरे हुए कई साल हो गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये होना चाहिए? देखिए, आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए और राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान, राष्ट्र नायकों का गुणगान ये राष्ट्र की प्रेरणा होती है और आक्रांताओं का मान मर्दन होना चाहिए, उन्हें महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। आज ही बयान आया है भैयाजी जोशी का, उन्होंने कहा है कि अगर कोई औरंगजेब की कब्र में जाकर देखना चाहता है तो क्या बड़ी बात है, जाने दीजिए उनको। आप उनसे सहमत हैं? देखिए, लोकतंत्र में सहमति और असहमति के बीच का समन्वय ही लोकतंत्र है और ये हिंदुओं की सहनशीलता ही कि इतने दिनों तक औरंगजेब की कब्र सुरक्षित है। आप ये भी कह चुके हैं कि जो धार्मिक स्थल हिंदू समुदाय के थे उन्हें वापस हमें लेना है, और आपके पास ऐसे कोई एक फाइनल लिस्ट होगी कि इतने जो मुझे लगता मॉन्यूमेंट्स है हैं? आप लोगों के पास कुछ ज्यादा अच्छी सोची होगी। हमारे पास तो कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास ज्यादा सोची होगी, आप वो सूचना हमें देंगे तो हम जरूर उसकी जांच करवा लेंगे। अच्छा, मोहन भगवत जी भी ये कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। और मैंने कहा ना कि आपके पास ज्यादा ऑथेंटिक सूचना होगी तो सोचिए, अगर मुझे देंगे तो हम इसकी जांच करवा लेते हैं। अच्छा, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और आप इसको किस तरह से देखते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, तो किस तरह का ट्रेंड होगा? देखिए, एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार का राज्य में नेतृत्व, ये दोनों मिलकर के बिहार में फिर से एनडीए की सरकार वहां पे बनेगी। एक साउथ के ऊपर सवाल है कि कई पार्टियों ने वहाँ पर डिलिमिटेशन को लेकर बहुत विरोध जताया है, तो उनकी आकांक्षा भी है कि उनको लगता है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी और यूपी और बिहार की ज़्यादा हो जाएंगी। डिलिमिटेशन को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद कोई भी नया प्रश्न खड़ा होने का वो नहीं होता। ठीक है, राजनीति किसी को करनी, अपना राजनीति अपनी विषय हो सकती है, लेकिन उसके बाद कोई मुद्दा उठने का मुझे नहीं लगता है कोई प्रश्न बढ़ जाता है और सभी को इसके साथ उन्होंने इन सभी मुद्दों का समाधान उनके वक्तव्य के बाद हो जाता है। दो सवाल हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। नेपाल में बहुत ही रिसेंटली हाल ही में कुछ प्रदर्शन हुए भूतपूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में, उसमें आपके पोस्टर दिखाई दिए गए, तो इसका क्या कारण है? देखिए, नेपाल और भारत दो अलग अलग देश हैं। नेपाल के अंदर का मामला कोई भी होता और नेपाल के अंदर की अपनी आंतरिक व्यवस्था उनकी है, हमें कोई भी हस्तक्षेप उसमें करने का कोई अधिकार नहीं है और न हम लोग उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए अधिकृत ही है। पोस्टर कोई भी किसी का लेके जा सकता है, इसलिए भी लेके जा सकता है कि स्वाभाविक रूप से महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु नेपाल से भी प्रयागराज आया था, गोरखपुर में आते हैं, तो अब उनको किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन किसी भी देश के अंदर वहां के आंतरिक मामलों को वहां की सरकार को, वहां की जनता को ही सुलझाना है, हमें उस पर किसी भी देश के आंतरिक मामले में बोलने का कोई भी वो नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल है प्रेसिडेंट ट्रंप का। यूपी से जो एक्सपोर्ट जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, करीब $21 बिलियन के एक्सपोर्ट जाते हैं,
और जिस तरह से अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे इंडिया के जितने भी इंपोर्ट्स हैं, तो उससे तो यूपी को बहुत नुकसान होगा। देखिए, भारत सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कदम बढ़ाई है और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस मुद्दे को सुलझाएगी। एक आखिरी सवाल है कि किसी भी देश में, इस दुनिया के किसी भी देश में पॉलिटिशियंस के लिए रिटायरमेंट एज नहीं होती। आपको क्या लगता है, रिटायरमेंट एज होनी चाहिए या नहीं? देखिए, कोई भी पार्टी तय करेगी और मुझे लगता है कि जो देश के हित में हो, समाज के हित में हो, पार्टी के हित में होगा, वो पार्टी स्वयं तय कर लेगी। आप पार्टी के सेवक हैं, लेकिन हाँ, आपकी अपनी हम पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग उस पार्टी के हर उस एजेंडे के साथ जुड़े हैं जो उस पार्टी के हित में होंगे और देश के हित में होंगे। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्ते।